नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल रेटिंग्स और आईसीआरए ने वेदांता ग्रुप की क्रेडिट रेटिंग्स को फिर से कायम रखा है। ये कंपनी की समग्र व्यावसायिक सस्टेनेबिलिटी, स्वस्थ वित्तीय प्रदर्शन और कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता में निरंतर विश्वास को दर्शाता है। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मैनेजमेंट और चुनिंदा ऋणदाताओं से मिली जानकारी के आधार पर रेटिंग एजेंसी को किसी भी ऋणदाता या इन्वेस्टर से कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली है। रेटिंग एजेंसी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए क्रिसिल AAA और वेदांता के लिए AA को अपनी दीर्घकालिक रेटिंग की फिर से पुष्टि की। आईसीआरए ने भी अपनी दीर्घकालिक रेटिंग AA को फिर से पुष्ट किया है। इन दोनों एजेंसियों का ये मानना शॉर्ट सेलर वायसराय के आरोपों का एक मजबूत खंडन है। वायसराय ने वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज पर संरचनात्मक अधीनता और ऋण चुकाने के लिए लाभांश पर निर्भरता का आरोप लगाया था। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद से वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दोनों के शेयर की कीमतें पहले ही ठीक हो चुकी हैं। क्रिसिल के पास वेदांता ग्रुप की 11 संस्थाओं जिनमें हिंदुस्तान जिंक, ईएसएल स्टील लिमिटेड, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और सेसा रिसोर्सेज लिमिटेड शामिल हैं की रेटिंग बकाया है और सभी के लिए रेटिंग को फिर से कंफर्म किया गया है। क्रिसिल अपनी सभी बकाया रेटिंग्स को लगातार निगरानी में रखता है। नोट में कहा गया है कि वेदांता और उसकी सहायक कंपनियों की रेटिंग उनके इंडियन ऑपरेशंस, व्यावसायिक जोखिम प्रोफाइल की ताकत और स्वस्थ वित्तीय प्रदर्शन द्वारा समर्थित बनी हुई है। इसी तरह आईसीआरए ने भी वेदांता ग्रुप की ऋण को लगातार कम करने की प्रतिबद्धता पर संतुष्टि व्यक्त की है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड वीआरएल ने ऋण सहित शुद्ध ऋण ओपीबीडीआईटीए वित्त वर्ष 2024 में रिपोर्ट किए गए 3.2 गुने के मुकाबले वित्त वर्ष 2025 में 2.5 गुने तक सुधारा है। विशेष रूप से एल्यूमिनियम और जिंक ऑपरेशंस में अच्छे लाभ से समूह के प्रोफाइल को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। क्रेडिट रेटिंग पद्धति के अनुसार AAA रेटिंग का मतलब है कि इस रेटिंग वाले उपकरण फाइनेंशियल लायबिलिटीज के समय पर भुगतान के संबंध में हाईएस्ट लेवल की सुरक्षा रखते हैं। ऐसे उपकरणों में सबसे कम क्रेडिट जोखिम होता है। इसी तरह AA रेटिंग का अर्थ है कि इस रेटिंग वाले उपकरण फाइनेंशियल लायबिलिटीज के समय पर भुगतान के संबंध में उच्च स्तर की सुरक्षा रखते हैं। वेदांता ने कहा है कि अस्थिर ऋण और वित्तीय नाजुकता के संबंध में उस पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं और उनका कोई विश्वसनीय आधार नहीं है। ये देखते हुए कि वेदांता के उपकरणों में उच्चतम AAA और बहुत उच्च AA क्रेडिट रेटिंग है, ये स्पष्ट रूप से उनकी मजबूत वित्तीय स्थिति और अपने दायित्वों को समय पर पूरा करने की असाधारण क्षमता को दर्शाता है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड इस साल दिसंबर तक AK-203 असॉल्ट राइफल्स का पूरी तरह स्वदेशी उत्पादन शुरू कर देगी। इस राइफल को भारतीय सेना में शेर के नाम से जाना जाएगा। इन राइफल्स का निर्माण यूपी के अमेठी में होता है। IRRPL के CEO मेजर जनरल SK शर्मा ने बताया कि पिछले 1.5 साल में हमने भारतीय सेना को 48,000 AK-203 राइफलें सौंपी हैं। अगले 6 महीनों में 70,000 और ये राइफलें सेना को दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमारा लक्ष्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर हर साल 1.5 लाख राइफलें बनाना है ताकि 2030 तक भारतीय सेना को 6 लाख राइफल उपलब्ध करवाई जा सकें। IRRPL का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, उसके अंतर्गत मुझे 6,01,427 राइफलें 10 साल में बनानी है। पहले 70,000 राइफलों में हम TOT को एब्जॉर्ब करेंगे जो कि रशिया से आएगी, 100% TOT टू इंडिया। एंड उसके अगले 8 साल हम हर साल 70,000 राइफलें बनाकर भारतीय सेना को देंगे। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्लान था। आज की स्थिति ये है, हमारा स्टेटस ये है कि हमने 100% TOT या टेक्नोलॉजी रशिया से ऑब्टेन कर लिया है। हमारे पास है TOT। इस राइफल के अंदर 160 डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल लगते हैं। उन सारे मटेरियल्स के रशियन स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है, गोस्ट स्पेसिफिकेशन, उसको अब इंडियन बना दिया गया है। इस राइफल में 45 प्रोसेसेस होते हैं, चेक्स होते हैं।
जो कि मेरी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करती है। पहले ये रशिया में होती थी, अभी इंडिया में होने लग गई हैं। इसके अलावा आज हम 50% इंडिजनाइज हो चुके हैं। अक्टूबर तक हमारा प्लान 70% इंडिजनाइज होने का है और दिसंबर के अंत तक, दिसंबर 2025 में हमारा प्लान 100% इस राइफल को इंडिजनाइज कर देने का है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 9 कैरेट गोल्ड से बनी ज्वेलरी पर हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है। अब तक 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट तक के गोल्ड से बनी ज्वेलरी पर ही हॉलमार्क जरूरी था। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पुष्टि करता है, वहीं गोल्ड से बनी घड़ियों और पेन पर अब हॉलमार्क जरूरी नहीं होगा। हॉलमार्किंग से ग्राहकों को ठगी से बचाया जा सकता है। हॉलमार्किंग के 8 ग्रेड होते हैं जो सोने की शुद्धता को दर्शाते हैं। अब 9 कैरेट सोना भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है, जिससे ग्राहकों को खरीद के और ज्यादा विकल्प मिल सकेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिलायंस रिटेल ने आइकॉनिक होम अप्लायंसेस ब्रांड कैलविनेटर को खरीदने की घोषणा की है। कंपनी का यह कदम भारत के तेजी से बढ़ते कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करने की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। कैलविनेटर को भारत में अपने भरोसेमंद रेफ्रिजरेटर और द कूलेस्ट वन जैसी यादगार टैगलाइन के लिए जाना जाता है। अब ये रिलायंस के बढ़ते पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा। कंपनी का कहना है कि इसको खरीदने का मकसद भारतीय घरों तक ग्लोबल लेवल के हाई क्वालिटी वाले डिवाइसेस पहुंचाना है। भारत की सबसे बड़ी लगेज कंपनी VIP इंडस्ट्रीज के चेयरमैन दिलीप पीरामल ने कंपनी में अपनी 32% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। 1763 करोड़ रुपए में यह हिस्सा प्राइवेट इक्विटी फर्म मल्टीपल्स और दूसरे निवेशकों को बेचा जाएगा। पीरामल ने बताया कि उनकी अगली पीढ़ी बिजनेस चलाने में रुचि नहीं रखती, जिसके चलते ये कदम उठाना पड़ा। VIP इंडस्ट्रीज पिछले 53 सालों से सूटकेस और बैग बनाने के बिजनेस में है। पिछले कई सालों से VIP इंडस्ट्रीज मार्केट लीडर भी रही है, लेकिन पिछले 5 साल से ये कंपनी मार्केट हिस्सेदारी में लगातार कमी करती जा रही है। कंपनी की मार्केट वैल्यू घटकर 6,830 करोड़ रुपए रह गई है। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत के टायर सेक्टर में चालू वित्त वर्ष के दौरान 7 से 8% की स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार स्थिर इनपुट लागत और स्वस्थ क्षमता उपयोग के कारण परिचालन लाभ 13 से 13.5% पर स्थिर रहने की संभावना है। ये रिपोर्ट भारत के शीर्ष 6 टायर निर्माताओं के एनालिसिस पर आधारित है, जो सभी टायर सेगमेंट्स की जरूरतें पूरी करते हैं और इस क्षेत्र के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू में 85% का योगदान देते हैं। HSBC की एक रिपोर्ट के अनुसार जब ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारत अगर सही सुधार कर सके तो देश वस्तुओं का एक सार्थक प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन सकता है। इससे इन्वेस्टमेंट, ऋण और GDP ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है। सुधारों में टैरिफ दरें कम करना, व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करना, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्वागत करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना शामिल है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR ने इस बात पर जोर दिया है कि स्टेबिलिटी, संरचनात्मक सुधारों और एक मजबूत कंज्यूमर बेस के कारण भारत दुनिया भर में एक आकर्षक निवेश स्थल बना हुआ है। KKR ने अपने 2025 मिड ईयर ग्लोबल मैक्रो आउटलुक में कहा कि भारत की विकास संभावनाएं और अनुकूल बाजार परिस्थितियां देश को निवेशकों के लिए एक आकर्षक अवसर बनाती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मैक्रो विजन से ग्लोबल ट्रेड फिक्शन से भारत की सापेक्षिक सुरक्षा बरकरार है, जिसे खास तौर पर डोमेस्टिक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी से मजबूती मिलती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हम आज भी उभरते हुए बाजारों में भारत को सबसे आकर्षक स्ट्रेटेजिक अलॉटमेंट्स में से एक रूप में देखते हैं। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि निवेशकों के लिए भारत डाइवर्सिफिकेशन का लाभ भी प्रदान करता है। ग्लोबल इंडिकेटर्स के साथ इसके इक्विटी बाजार का रिलेशन कम हुआ है और यहाँ की इकोनॉमी के विशाल आकार से अगले 10 सालों में निजी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर खुलने की उम्मीद है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र आंदोलन सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने
देश के युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की। पीयूष गोयल ने कहा कि हमें हाशिए पर पड़े लोगों के लिए चिंतित होना चाहिए, वंचितों की देखभाल करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी प्रगति समावेशी और टिकाऊ हो। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर विचार करने का भी आग्रह किया। His clarion call was about 5 commitments, 5 fronts that he invited the nation to join him in making and driving the nation based on these 5 commitments in the Amrit Kaal, the 25-year period from 2022 to 2047, as we move towards 100 years of independence. He called upon every आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर जारी बातचीत के दौरान भारत को कृषि क्षेत्र को लेकर बहुत सतर्क रहने और सूझबूझ के साथ काम करने की जरूरत है। रघुराम राजन ने कहा कि विकसित देश कृषि क्षेत्र को काफी सब्सिडी देते हैं और ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर फिलहाल 6-7% पर स्थिर हो गई है। हालांकि वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के कारण इसमें थोड़ी गिरावट हो सकती है। राजन ने कहा कि कृषि जैसे क्षेत्रों में व्यापार समझौते काफी जटिल हो जाते हैं क्योंकि हर देश अपने प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देता है। भारत के उत्पादक अपेक्षाकृत छोटे हैं और उन्हें कम सब्सिडी मिलती है। ऐसे में अगर एग्री प्रोडक्ट्स का निर्बाध आयात होने लगे तो इससे हमारे किसानों को नुकसान हो सकता है। मोबाइल फोन की पहुंच बढ़ने के साथ ही दुनिया भर में फाइनेंशियल इंक्लूजन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन अब भी दुनिया में करीब 1 अरब 30 करोड़ लोग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं। ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस के अनुसार अब दुनिया भर में 89% एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट हैं। ये संख्या 2021 में 74% ही थी। खासकर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों में मोबाइल टेक्नोलॉजी ने फाइनेंशियल एक्सेस को नई हाइट्स दी हैं। भारत और चीन जैसे बड़े देशों में अब 89% वयस्कों के पास बैंक अकाउंट हैं। हालांकि डिजिटल भुगतान और इंटरनेट यूज के मामले में चीन भारत से काफी आगे है। चीन में जहां 89% लोगों ने डिजिटल पेमेंट किया, वहीं भारत में यह आंकड़ा अभी सिर्फ 48% है। इस लिस्ट में पाकिस्तान की हालत सबसे ज्यादा खराब है। पाकिस्तान में केवल 27% लोगों के बैंक अकाउंट हैं और सिर्फ 25% लोग ही डिजिटल पेमेंट करते हैं। पाकिस्तान में मोबाइल की पहुंच 63% और इंटरनेट यूजर 36% हैं। भारत के बाजार में सरकारी बैंकों की साख बढ़ती जा रही है, जबकि प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार शेयर बाजार में हाल के दिनों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंक विभिन्न लोन सेक्टर्स में अपनी पकड़ को मजबूत बना रहे हैं, जबकि प्राइवेट बैंकों की बाजार हिस्सेदारी कम हो रही है। इस साल डिसबर्समेंट प्राइस के संदर्भ में सरकारी बैंकों की बाजार हिस्सेदारी में 170 बेस अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। इसके उलट प्राइवेट बैंकों की हिस्सेदारी में 140 बेस रेट्स की गिरावट आई। इसके साथ ही एनबीएफसी ने भी 60 बीपीएस की बढ़त हासिल की और उसकी कुल हिस्सेदारी 30.1% तक पहुंच गई। वित्त वर्ष 2024 में जहां सरकारी बैंकों का लोन जनरेशन में हिस्सा 37% था, वहीं वित्त वर्ष 2025 में यह बढ़कर 43% हो गया। इसके उलट निजी बैंकों की हिस्सेदारी 37 से घटकर 30% रह गई। इस बदलाव से यह स्पष्ट है कि अब ऋण सृजन में सरकारी क्षेत्र के बैंक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में प्राइवेट बैंकों की पकड़ अभी भी कायम है। 2025 में 70% नए कार्ड प्राइवेट बैंकों ने जारी किए, जो 2021 से 61% ज्यादा है। शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग लगातार लोकप्रिय हो रही है और पिछले कुछ सालों में डेरिवेटिव सेगमेंट में वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि छोटे ट्रेडर्स को नुकसान से बचाने के लिए सेबी को कुछ नियम बनाने पड़े और वीकली एक्सपायरी की संख्या सीमित करनी पड़ी। सेबी की सतर्कता से डेरिवेटिव मार्केट में अमेरिकी प्रॉप डेस्क जेन स्ट्रीट का हेरफेर पकड़ में आ सका। अमेरिकी ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट के खिलाफ सेबी के बड़े स्तर पर बाजार हेरफेर मामलों के नतीजों ने भारत के डेरिवेटिव्स इकोसिस्टम को काफी प्रभावित किया है।
दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव्स एक्सचेंज NSE इंडेक्स ऑप्शंस प्रीमियर टर्नओवर में 1/3 से ज्यादा की गिरावट आई है, क्योंकि एक्सचेंज के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक जेन स्ट्रीट अब बाजार में नहीं है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.